कमांड कंट्रोल सेंटर में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमा तालीम का जायजा लिया। इजलास में सरकारी मुशीर के केशवराव, एजुकेशन कमीशन चेयरमैन आकनूरी मुरली, कमीशन के अरकान और IAS अफसर जयप्रकाश नारायण शरीक हुए। फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स FDR के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। इस मौके पर स्कूली निज़ाम तालीम की खामियों और इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। AIMIM ने मिर्ज़ा रियाज उल हसन उफ़नदी को हैदराबाद मकामी इदारों के MLC उम्मीदवार के तौर पर फाइनल किया है। उन्होंने 2009 में नूर खान बाजार और 2016 में दबीरपुरा से कारपोरेटर के तौर पर कामयाबी हासिल की थी। 2019 में MLA कोटे से MLC बने। अब दोबारा MLC मुद्दत खत्म होने के बाद MIM ने उन्हें मकामी इदारों से उम्मीदवार बनाया है। BJP MIM और 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी नामजदगियां दाखिल की। इंतखाबात 23 तारीख को होंगे और नताइज 25 को जारी किए जाएंगे। KR सुरेश रेड्डी BRS ने राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत की। भारत राष्ट्र समिति BRS के रुकन पार्लियामेंट KR सुरेश रेड्डी ने राज्यसभा में पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत की है। उन्होंने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि ये तरमीम वक्फ जायदादों के हुकूक पर असरअंदाज हो सकती है और अक़लियती बरादरी के मुफादात को नुकसान पहुंचा सकती है। KR सुरेश रेड्डी का कहना था कि वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है और हुकूमत को किसी भी किस्म की तरमीम करते वक्त तमाम फ़रीक़ैन से मुशावरत करनी चाहिए। मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू दरगाहों पर जाते हैं और मुन्नत मांगती और मिन्नत पूरी होने पर वक्फ करते हैं। सुरेश रेड्डी, श्री KR सुरेश रेड्डी 8 मिनट्स। सर धन्यवाद सर। मैं BRS पार्टी की तरफ से इस बिल के खिलाफ में ठहरा हूं सर। चेयरमैन साहब, we heard the honorable minister when he gave the gist of the bill, और मुझे जहां तक समझ में आई उनके जिस्ट में, हम समझते हैं कि जितना भी मिनिस्टर साहब ने सभा में बताया, 75% of the content can be done through an administrative process. We don't really need a bill. मिनिस्टर साहब आजकल इतना तकलीफ उठाए कि शायद आप इसमें से आधा तकलीफ आप देश में 4 अलग अलग प्रांतों में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, आप उधर के वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को, उधर के जो स्टेक होल्डर्स है, आप उनको बुला के आप उनसे शायद एक छोटा सा मीटिंग करके बताना चाहिए था कि भाई वक्फ में ये चेंजेस की जरूरत है, आपको कंप्यूटराइजेशन की जरूरत है या नहीं तो फर्दर रिफॉर्म्स की जरूरत है, आपको कुछ सहायता चाहिए तो हम देने को तैयार है, एक्सपर्टाइज चाहिए, आपको इतने लाखों जमीन है मगर फायदा सिर्फ 100 करोड़ आ रही है, हमारे पास व्यापारी का एक्सपर्टाइज है, हम आपको दिला सकते हैं, तो उससे आपके ऊपर भरोसा आ सकता है सर। तो आपका बिल का कंटेंट ठीक लग रहा है मगर इंटेंट में जो है सो फर्क है। आज लोगों में यही चर्चा हो रही है सर। लाइक आई सेड, पहले से यही हो रहा है कि एक अच्छा फसाड क्रिएट किया गया कि भाई ये प्रोग्रेसिव बिल है, मगर हम समझते हैं कि ये फसाड के पीछे प्रोग्रेसिव नहीं मगर पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। सो दिस इज नॉट व्हाट अ सेक्युलर इंडिया विड लुक एट सर। सर मैं कहना चाहता हूं, एक 20-25 साल पहले कॉम्पोजिट आंध्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जी ने उनके डिपार्टमेंट्स के सर्वे कराए कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट में करप्शन ज्यादा है। तो स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन ये है कि 2 बड़े डिपार्टमेंट्स है, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स में मैक्सिमम करप्शन हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए वहां, समझाए गए, और वहां कोई कलेक्टर हेड नहीं करता है वहां एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट, उनसे बड़े अधिकारी रहते हैं सर, उनसे बड़ा ऑफिसर रहता है, कमिश्नर रहता है एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट का, फिर भी वहां पे करप्शन हो रहा है। और करप्शन क्या सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में है? करप्शन तो हर इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, मगर आप एक फसाड क्रिएट किए। आहिस्ता आहिस्ता ये बात भी आ रही है कि भाई यूसीसी में क्या हो रहा है। यूसीसी का मतलब ये है कि भाई एक कौम वाले इतने बीवियां रख सकते, इतने बच्चे पैदा कर सकते, ये सब बोल रहे। तो
नलगंदा जिला कलेक्टर पर बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी बरहम। कलेक्टर कांग्रेस कारकुन की तरह बर्ताव कर रहे हैं, ये नाकाबिल कबूल है। बीआरएस सरपंचिस को रोक कर बिल्स जारी न करने की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर कानून के मुताबिक काम न किया गया तो उन रिकॉर्डिंग्स के साथ शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। जिला कलेक्टर गाరు కూడా ఆమె పాపం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అనుకుంటున్నట్టుంది. తప్పకుండా మీ మీద ఏసీఆర్ ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కేవలం అధికారంలో ఉన్నోళ్ళే రాస్తారు అనుకుంటే తప్పు అవుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలుగా మాట్లాడుతుంది జిల్లా కలెక్టర్ గారు. మీరు మాట్లాడిన రికార్డులు ఉన్నాయి మా దగ్గర. తప్పకుండా మేము డిఓపిటికి కూడా కంప్లైంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. టీఆర్ఎస్ సర్పంచులకు మేము పనిచేస్తే నిధులు ఇవ్వం, టీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ చేసిన కాంట్రాక్టర్లకు మేము బిల్లులు ఇవ్వమని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు. కలెక్టర్ గారు నిబంధనల ప్రకారం పనిచేయడం నేర్చుకో. నువ్వు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్వి, సివిల్ సర్వెంట్వి, చట్ట ప్రకారం నడవడం నేర్చుకోవాలి. మంత్రి ఎట్లాగో సోయి లేకుండా ఉంటాడు. ఎప్పుడు నల్గొండ మంత్రి ఎప్పుడు కూడా అందరు ఉండే పద్ధతిలో ఉండలేడు. ముద్దుగాల నుంచి ఆయన ఏం చెప్తే అదే చేస్తారు కనుక అనుకుంటే జిల్లా కలెక్టర్ ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. పేరు పెట్టి అడిగి మీది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అని అడిగి పనులు చేస్తున్నట్టు కనబడుతూ ఉంది జిల్లా కలెక్టర్. నేను జిల్లా పోలీస్ అధికారి కూడా చెప్తా ఉన్నా, కింది స్థాయి పోలీసుల మీద మీ నియంత్రణ తప్పుతుంది, మీ పట్టు తప్పుతుంది, ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్నట్టు కనబడుతుంది. వాళ్ళని కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే. చట్టాన్ని మా చేతిలో తీసుకుంటాం, మా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కేసులు పెడతాం, తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లలో పెడతామంటే కుదరదు. నేను ఇక్కడి నుంచి చెప్తా ఉన్నా, మీరు ఒక్కరిని పిలిస్తే 1000 మంది వస్తారు పోలీస్ స్టేషన్. మీరు జైలులకు పంపి ఆపలేరు. నల్గొండ జైలు ఒకటే పూటలు నింపేస్తాం పిచ్చి పనులు చేస్తే. ఇది పోరాటాల జిల్లా, 100 ఏళ్ల క్రితమే తిరుగుబాటు చేసిన జిల్లా. रियासत में बच्चियों पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, जराइम की शरह बढ़ रही है, मगर पुलिस तेलंगाना भून बीआरएस दफ्तर के चक्कर लगा रही है। बीआरएस लीडर्स और सोशल मीडिया कारकुनों पर झूठे मुकदमात दर्ज करने में मसरूफ है। कल सिर्फ एक दिन में बीआरएस सोशल मीडिया टीम पर 16 मुकदमात दर्ज किए गए। बीआरएस रहनुमा आरएस परवीन कुमार పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు అది కూడా తెలంగాణ ప్రజలు తెలుసుకోవాలి. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. మన మహిళల రక్షణకు సంబంధించిన విషయం, మన బిడ్డలకు సంబంధించిన విషయం, కుటుంబాల రక్షణకు సంబంధించిన విషయం. మహిళలు ఏం చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, పోలీసు వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల మీద కేసులు పెట్టడంలో బిజీగా ఉన్నారు. ఒకటే రోజు 16 కేసులు పెట్టిండ్రు, అక్రమ కేసులు. కాంగ్రెస్ ఈ రాష్ట్రానికి పట్టిన చీడ అంటే కేసు, రేవంత్ రెడ్డి డౌన్ డౌన్ అంటే కేసు, కేసీఆర్ జిందాబాద్ అంటే కేసు, కేటీఆర్ జిందాబాద్ అంటే కేసు, రైతులకు రుణమాఫీ రాలేదంటే కేసు, మహిళలకు పావుల వడ్డీ రుణాలు రాలేదంటే కేసు, మహిళలకు 2500 రూపాయల డబ్బులు ఇస్తా అంటే ఎక్కడ పోయిందంటే కేసు, కళ్యాణ లక్ష్మిలో తులం బంగారం ఎక్కడ పోయిందంటే కేసు, స్కూటీలు ఇవ్వలేదంటే కేసు, ప్రతి దానికి కూడా కేసు. రైతులు కన్నీళ్లతో ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ వీడియో తీసి పెడితే కేసు. ఇన్ని కేసులు పెట్టి ఇవాళ పొద్దున మేము తెలంగాణ వాళ్ళు ఎంటర్ కాగానే పోలీసులు ఉన్నారు, మఫ్టీ పోలీసులు. అసలు పోలీసులు చేయాల్సింది ఏంది, బస్టాండ్ల దగ్గర, జనసమర్థమైన ప్రదేశాల దగ్గర, రోడ్డు కూడళ్ళ దగ్గర, రకరకాల జాతరలు ఉంటే అక్కడ, నేరం జరిగే అవకాశం ఉన్న ప్రదేశాల దగ్గర మఫ్టీలోనో యూనిఫామ్లోనో వాళ్ళ వెహికల్స్ పెట్టుకొని రెడీగా ఉండాలి. పొద్దుటిపూట ఉండాలి, రాత్రిపూట ఉండాలి, 2-3 షిఫ్ట్లు పెట్టుకొని ఉండాలి. మరి ఎక్కడ పోయినరు పోలీసు వాళ్ళందరూ తెలంగాణ బాబు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఇక तेलंगाना में बर्ड फ्लू का हमला। अब्दुल्लापुर मैयत मंडल रंगारेड्डी जिला के एक पोल्ट्री फार्म में हजारों चिकन्स हलाक हो गए। हुक्काम ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इमरजेंसी इकदामात शुरू कर दिए हैं और मुर्दा चिकन्स को महफूज तरीके से तलफ करने का अमल जारी है। एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का केस सामने आया है, जिसकी मजमूई गुंजाइश 36,000 चिकन्स थी, जिनमें से हजारों हलाक हो चुके हैं।
हुक्काम ने बताया कि इस वक्त फार्म में सिर्फ 17,521 जिंदा चिकन्स मौजूद हैं। हुक्काम का कहना है कि मुतासरा इलाके में वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के लिए फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। हुनविमकोंडा ज़िलई अदालत को बम की धमकी। नामालूम अफराद ने जज को फ़ोन करके अदालत में बम नस्ब करने का दावा किया। बम स्क्वाड टीम अदालत पहुंचकर तलाशी कार्रवाई में मसरूफ़। HCU में हिरन पर कुत्तों का हमला। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU के जनूबी कैंपस में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब दरख्तों की कटाई के बाद एक हिरन हॉस्टल के इलाके की तरफ आ गया और कुत्तों ने इस पर हमला कर लिया। हमले में हिरन को जख्म आए जिसके बाद यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी टीम ने इसे फौरी तौर पर जानवरों के हस्पताल मुंतकिल किया ताकि इसका इलाज किया जा सके। అసెంబ్లీ సాక్షిగా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇలాంటి జింకలు కనబడతలేవు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో 400 ఎకరాల ఆ భూమిని బుల్డోజ్ చేయడం కారణంగా ఆ జింకలు ఎక్కడ పోవాలో తెలియక యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఉండే హాస్టల్ దగ్గర తిరుగుతూ ఉంటే ఆ కుక్కలు అటాక్ అయ్యాయి. కుక్కలు ఎలా అంటే తెలంగాణలో కూడా ఎక్కడ యూనివర్సిటీ టీం కూడా దీన్ని రెస్క్యూ చేశారు. నిండు సభలో అసత్యాలు ప్రచారం తెలంగాణ యావత్ తెలంగాణ అర్థం చేసుకోవాలి. రేవంత్ రెడ్డి ఎంత పెద్ద ఇదొక విట్నెస్. तिरुपति में फूड पॉइजनिंग का वाकया। चल्लाकुरो मंडल के मरकजी मकाम पर वाक़े ओडेनियल चिल्ड्रंस होम में फूड पॉइजनिंग का वाकया पेश आया। 11 तलबा की तबीयत नासाज हो गई जिन्हें फौरी तौर पर चल्लाकुरो प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। रात के खाने में बची हुई बिरयानी को सुबह नाश्ते में बच्चों को दी गई, मुंतज़मीन की लापरवाही का नतीजा। चल्लाकुरो मैन अस्पताल में ज़ेर इलाज तलबा की इयादत के लिए सब कलेक्टर राघवेंद्र मीना पहुंचे। వద్దని చెప్పాను.
తీసుకోవచ్చు ఫోటో మన సర్వీస్ ఫంక్షన్ నుంచి వచ్చాను అనాథ ఆశ్రమం సార్ అనాథ హాస్టల్ అయితే ఫంక్షన్లో దాన్ని రాత్రి కూడా తెచ్చారు దాన్ని తెల్లవారి వెళ్ళిపోతారు నైట్ పెట్టారు తెల్లవారు ఇప్పుడు ఈ చిల్లకూరు పిఎస్సికి అరౌండ్ 10-11 స్టూడెంట్స్కి ఫుడ్ పాయిజనింగ్కి ఒక న్యూస్ వచ్చింది. నేను ఇక్కడ వచ్చాను, అందరూ ఇప్పుడు సేఫ్గా ఉన్నారు. దీనికి వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళు బిర్యానీ తాగారు. బిర్యానీ కోసం బిర్యానీ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అది లేదు. సో నేను దీనికోసం సిడిపిఓతో కూడా ఒక రిపోర్ట్ అడిగాను. తర్వాత వార్డెన్కి కూడా మనం ఇంటరోగేటివ్ చేస్తున్నాము, వాళ్ళతో అడుగుతున్నాము. ఇప్పుడు చిల్డ్రన్కి అయితే ఏమీ సమస్య లేదు. వాళ్ళు డాక్టర్ గారు కూడా వాళ్ళకి చెక్ చేశారు, అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ ఉన్నారు అందరూ. దీని మీద ఎవరెవరిది తప్పు ఉంటే మనం ఒక రిపోర్ట్ పరంగా వాళ్ళకి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. पटनचीरो में अवपाशी महकमा के असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर टी रवि किशोर को एसीबी ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये रिश्वत गामुडी दीला गांव की जमीन के लिए एनओसी जारी करने के बदले मांगी गई थी। हालांकि वो जमीन एफटीएल बफर जोन में नहीं आती। कल 7 लाख रुपए रिश्वत में से पहली किस्त लेते वक्त एसीबी ने इसे 1:15 गाड़ी में गिरफ्तार किया। रकम बरामद हुई और केमिकल टेस्ट में भी रिश्वत की तस्दीक हुई। मुल्जिम को अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिम ने ट्रेन में एक लड़की को जिनसी तौर पर हरासा करते हुए खुद को फिल्माया। इस महीने की 2 तारीख को ओडिशा का एक शख्स अपनी बीवी और बच्चों के साथ रिक्सिलिस कुंद्रबाद एक्सप्रेस में सफर कर रहा था। तकरीबन 2 बजे सुबह एक हवसपरस्त शख्स ने वाशरूम जाने वाली एक नाबालिग लड़की को बांधकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। इसके बाद मुल्जिम ने अपनी सेल्फी पर वीडियो बना ली। नाबालिग लड़की ने अपने वालिदैन को हकीकत बताई, जबकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी और जांच की वीडियो सामने आए। मुतासरा लड़की ने रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पर कॉल की और मामले की इत्तला दी। नाबालिग लड़की के वालिद ने जुमेरात की सुबह सिकंदराबाद पहुंचने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वालिद ने शिकायत में कहा कि यह वाकया इस वक्त पेश आया जब वो कीलजर स्टेशन क्रॉस कर रहे थे। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने वालिद की शिकायत पर एफओसीएसओ समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। नाबालिग लड़की के साथ इस्मत दुरी करने का इल्जाम बीजेपी के रहनुमा मोलगो जिला के वेंकटापुरम मंडल के बीजेपी सदर रमियल्ला शेखर को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला के बीरानगुड गांव की एक नाबालिग लड़की की इस्मत दुरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। एक नाबालिग लड़की वेंकटापुरम मंडल के बेस्टगोडैम गांव में अपने खानदान के अफराद के साथ मिर्चों की कटाई के लिए मजदूरी के काम के लिए आई थी। बीजेपी के एक लीडर ने मुबैना तौर पर एक लड़की की इस्मत दुरी की जो जरूरी सामान खरीदने के लिए बेस्टगोडैम गांव जा रही थी। इसे जबरदस्ती एक गाड़ी पर बिठाकर जंगल के इलाके में ले गई। वेंकटापुरम पुलिस ने बीजेपी लीडर के खिलाफ उनके अहल खाना की शिकायत की बुनियाद पर पॉक्सो एक्ट और SC/ST मजालिम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को लेकर मुल्क में ऐसा माहौल बन गया है कि ये अक़लियतों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। लोकसभा में ये बिल देर रात मंजूर हुआ, जहां 288 वोट हिमायत में और 232 मुखालफत में पड़े। इतने बड़े इख्तिलाफ का मतलब है कि बिल में कई खामियां मौजूद हैं। ये जिसकी लाठी इसकी भैंस ओ वाला रवैया किसी के लिए भी मुनासिब नहीं होगा। सर, ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है, इसके बारे में सारे
देश में एक ऐसा माहौल बना है कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है। और ऐसा कोई बहुत से बदलाव अगर 95 के एक्ट से होते थे, 1995 के एक्ट से, तो हम मान लेते थे। जो वहाँ है इसमें डाल दिए, और जो नहीं डालना चाहिए ऐसे चीजें डाल दिए। मेरे पास तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, हर अगर मैं बोलते कहूँ इस पर तो वक्त बहुत लगेगा। मैं ये 3 कॉलम बनाया हूँ कि पहले क्या था फॉर्मेशन का, अब बीच में 95 में क्या था, इन्होंने क्या बदलाव किया। ऐसे सारे चीजें आपके सामने मैं रखने की कोशिश तो नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम कम रहने की वजह से, और बिल को पास करना भी है आपको, तो इसलिए ये जो इतने लोग अपोज कर रहे हैं, और आपको देखिए इवन पार्लियामेंट में भी जो आपने कोशिश की सबसे मिलके इसको पास कराने के लिए, सॉरी लोकसभा में, तो ये बिल पास हुआ कितने में, इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए। इसका मतलब यह है इसमें कमियां हैं, खामियां हैं, इसको। वजीर आजम ने 2 साल में मणिपुर के बारे में सिर्फ 36 सेकंड बात की। उन्हें मंगोलिया जैसे ममालिक जाने का वक्त है, मगर मणिपुर जाने का नहीं। मणिपुर में तो उन्हीं की डबल इंजन हुकूमत है, फिर भी अमन कायम करने के लिए कुछ नहीं किया गया। अब जब वहां सदर राज नाफिज किया गया है, तो अवाम का एतमाद बहाल कीजिए और इंतखाबात की जानिब बढ़ें। भारत के प्रधानमंत्री 2 वर्षों में मात्र 36 सेकंड के लिए बोलते हैं मान्यवर। 36 सेकंड इसी पार्लियामेंट में 36 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के ऊपर अपनी बात कही थी, संवेदना जताई थी। कहीं उन्होंने कोई मणिपुर के बारे में बात करना भी उचित नहीं समझा। जाना तो बहुत दूर की बात है, जाना तो बहुत दूर की बात है। 2 साल में आपको अमेरिका जाने की फुर्सत है, आपको दुबई जाने की फुर्सत है, आपको कतर जाने की फुर्सत है, आपको दुनिया के तमाम मंगोलिया जैसे देश में आपको जाने की फुर्सत है, हर जगह जाने की फुर्सत है। आपको मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं। इसका क्या जस्टिफिकेशन आप मणिपुर के लोगों को देंगे? इसका क्या कारण आप मणिपुर के लोगों को बताना चाहते हैं? कैसे वो यकीन करें कि भारत के सबसे बड़े अभिभावक, भारत के प्रधानमंत्री उनके दर्द में उनके साथ खड़े हैं? मान्यवर, राज्यों के प्रति आपका अलग अलग रवैया रहता है, समझा जा सकता है। जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन सरकारों के प्रति आपका भेदभाव रहता है, समझा जा सकता है। लेकिन जिस राज्य में आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां तो आपकी दोहरी जिम्मेदारी है। दोहरी जिम्मेदारी सुरक्षा की, दोहरी जिम्मेदारी रोजगार देने की, दोहरी जिम्मेदारी उस राज्य के विकास की, दोहरी जिम्मेदारी उस राज्य के किसानों के विकास की। आपकी तो दोहरी जिम्मेदारी है। लेकिन जहां आपकी डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां ये लड़ाई झगड़े फसाद कब रुकेंगे मान्यवर? उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए। कोई त्योहार आता है, होली आए तो 10 दिन पहले से बवाल शुरू, दिवाली आए तो 10 दिन पहले से बवाल शुरू, रामनवमी आए तो 10 दिन पहले से बवाल शुरू, ईद आए तो 10 दिन पहले से बवाल शुरू। इससे क्या हासिल कर लेंगे आप? क्या मिल जाएगा? देश का एक हिस्सा मणिपुर, जहां पर पिछले 2 साल से दंगे, फसाद, हिंसा, नफरत, लड़ाई, झगड़े चल रहे हैं, उस राज्य में अंततोगत्वा आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और मुझे तो लगता है आपको तब लगाना पड़ा और आपको तब समझ में आया जब 2024 में 2 की दोनों सीटें आप लोकसभा की वहां पर हार गए। तब आपको लगा कि नहीं, अब कुछ सुधार करने की जरूरत है, अब शायद कोई राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन की जरूरत है। तब आपने अपने मुख्यमंत्री को वहां से हटाया, जो सारे अपराधों के लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार था। उस मीटिंग में भी हम लोगों ने कहा था, आज फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं मान्यवर,
और इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय गृह मंत्री जी यहां पर हैं, बस अंतिम बात कह के खत्म करता हूं। आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है, वहां के लोगों का विश्वास जीतिए और चुनावी प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक आपसी भाईचारा और सहमति जो दो समुदायों के बीच में पिछले 2 साल से बिगड़ी हुई है, उसको बहाल करने की, बनाने की कोशिश कीजिए और चुनाव की प्रक्रिया में जाइए, लोकतंत्र की वहां पे बहाली कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई। बॉलीवुड के नामवर अदाकार मनोज कुमार 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वो काफी अरसा से बीमार थे और इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। हिंदुस्तानी सिनेमा में मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से जाना जाता था और उनके इंतकाल की खबर सुनकर पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई है। मनोज कुमार इंडस्ट्री में अपनी हुब अलवतानी पर मबनी फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर थे। उनकी पैदाइश 24 जुलाई 1937 को हुई थी। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक लाजवाल पहचान बनाई। मरूफ अदाकार की फिल्म क्रांति और अपकार बेहद मशहूर हुईं। इसके अलावा उनकी फिल्में शहीद, पूरब और पिछम, रोटी कपड़ा और मकान भी नाजरीन को बहुत पसंद आएं। यही वो फिल्में थीं जिनकी वजह से उन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा। वो आखिरी बार 1995 में रिलीज होने वाली फिल्म मैदान जंग में नजर आए थे। मनोज कुमार के इंतकाल की खबर से हर कोई सदमा में है और सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात उन्हें खराजन अकीदत पेश कर रही है। फिल्म साज अशोक पंडित ने लिखा, अजीम दादा साहिब फाल्के अवार्ड याफ्ता हमारे रहनुमा और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अशेर मनोज कुमार जी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और पूरी फिल्म दुनिया उन्हें याद करेगी। लेजेंडरी अदाकार मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनकी खिदमात के एतराफ़ में 1992 में पद्म श्री और 2015 में दादा साहिब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने बॉलीवुड की कई मरूफ शख्सियात के साथ काम किया और वो ज्यादातर हुब अलवतानी पर मबनी फिल्मों पर तवज्जो मरकूज किया करते थे।